गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन पार्ट 2। कल जो हमने लेक्चर सुना था और देखा था और पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि हमने एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ समझने का प्रयास किया, एजुकेशन के लेवल, एजुकेशन के उद्देश्य और रोल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की भूमिका। खास तौर से जब हमने लेवल की बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, तो ये हमने भारतीय संदर्भ में इसकी बात की थी। जो शिक्षा है वो मनुष्य को जागरूक बनाती है, चेतनशील बनाती है, अधिकारों के प्रति चेतनशील बनाती है, ड्यूटीज कर्तव्यों के प्रति उसे संवैधानिक इकाई बनाती है यानी एक सभ्य नागरिक बनाती है। तो शिक्षा व्यक्ति को कहा जाए तो सही मायनों में एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इकाई बनाती है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल यूनिट बनाती है। तो संस्कृति शिक्षा को हम अनेक जो है पर्सपेक्टिव से, नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अब पर्सपेक्टिव शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो, जबकि हमने पहली यूनिट में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़े थे, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की चर्चा हम कर चुके हैं और वहां पर्सपेक्टिव का अर्थ भी बहुत स्पष्टतः बताया गया था। एक बार फिर हम चर्चा करते हैं कि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया। जितने भी समाज विज्ञान हैं सभी जो हैं अपने अपने नजरिए से, अपने अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, उसकी विवेचना, उसके कार्य कारणता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब हुआ दृष्टिकोण या नजरिया, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी घटना को देखने का एक नजरिया। समाजशास्त्र में जब हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं समाजशास्त्र में और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं तो हम फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवादी दृष्टिकोण या प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, प्रतीकात्मक क्रियावाद है, अंतःक्रियावाद है, या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। ऐसे कई पर्सपेक्टिव की चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में हमने दो पर्सपेक्टिव को टेकअप करने की कोशिश की है। पहला है प्रकारवादी और दूसरा है संघर्षवादी। ये दोनों ही लगभग एक दूसरे के हम अपोजिट या विरोधी कह सकते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण को जो मानने वाले लोग हैं उनके अपने अपने विचार हैं कि वो शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव है वो है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य यानी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। प्रकारवादी जो दृष्टिकोण के लोग हैं या प्रकारवादी पर्सपेक्टिव में बिलीव करने वाला जो समूह है वो कहता है, वो शिक्षा को समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था मानता है। वो कहता है कि समाज की कुछ संस्थाएं जो समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनमें से शिक्षा भी एक है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समाज में पॉजिटिव रोल प्ले करती है। यानी जिस भी शब्द के आगे प्रकार्य लग जाता है, प्रकार्यात्मक लग जाता है कि ये फंक्शनल है सोसाइटी के लिए या ये प्रकारवादी है, उसका मतलब है कि वो समाज में पॉजिटिव रोल प्ले करती है, यानी वो समाज के लिए लाभदायक है, उपयोगी है। ऐसा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एज्यूम करता है। उनका ये कहना है कि अगर लिखा है कि शिक्षा प्रकारवादी है यानी शिक्षा, तो इसका मतलब हम शिक्षा के पॉजिटिव रोल की बात कर रहे हैं या शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका की हम बात कर रहे हैं, उसके लाभ उपयोगी होने की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव के लोग हैं ये मानते हैं, तर्क देते हैं कि शिक्षा जो है दो प्रकार से योगदान करती है, एक तो मैनिफेस्ट और एक लेटेंट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है या प्राइमरी फंक्शंस का मतलब होता है प्राथमिक कार्य या प्रकट कार्य जो सामने से दिखाई देते हैं। शिक्षा का वो रोल, शिक्षा की वो भूमिका जो इच्छित है, जो चाही गई है और जो सामने, सबके सामने है, प्रकट रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से है। और दूसरा अप्रकट या लेटेंट फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन जो है एजुकेशन का, जो अनपेक्षित है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती और जो अस्पष्ट होता है तो पॉजिटिव लेकिन अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट होता है, अप्रकट होता है, क्लियर नहीं होता, ठीक है, हिडन होता है। तो शिक्षा दो तरह की भूमिका निभाती है, एक स्पष्ट या प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो इसका प्रत्यक्ष भूमिका है, प्रत्यक्ष रोल है, मैनिफेस्ट फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन की चर्चा खास तौर से रॉबर्ट मर्टन ने की है। तो वो
कहते हैं, क्योंकि ये प्रकार्यवादी थे, तो ये मानते हैं कि शिक्षा के जो प्रकार्यवादी यानी प्रकट या स्पष्ट या प्रत्यक्ष कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष भूमिका कौन कौन सी है। पहला, समाजीकरण। हमने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था शिक्षा का, तो हमने उसकी भूमिका में पढ़ा था कि शिक्षा का मेन रोल है व्यक्तित्व का या निर्माण करना, पर्सनैलिटी डेवलप करना, या बच्चे का समाजीकरण करना, सोशलाइजेशन करना। और सोशलाइजेशन का मतलब होता है उसको शिक्षित करना, उसको संस्कृति, समाज के अनुरूप जो संस्कृति है, मूल्य हैं, उन सब चीजों को व्यक्तित्व का भाग बनाना, ये समाजीकरण है। तो समाजीकरण है शिक्षण की एक प्रक्रिया है, लर्निंग की एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, जिसे आप समाजीकरण कहते हैं। और इस लर्निंग प्रोसेस में बच्चा सामाजिक इकाई बनना सीखता है, सांस्कृतिक इकाई बनता है, आर्थिक इकाई बनता है, शिक्षा प्राप्त करता है, रोजगार प्राप्त करता है तो वो आर्थिक इकाई बनता है, सांस्कृतिक मूल्य सीखता है, संवैधानिक मूल्य सीखता है तो वो सामाजिक इकाई बनता है। तो वो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक इकाई बनता है। क्यों? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो शिक्षा का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है बच्चों को सोशलाइज करना, उनको समाजीकृत करना। नेक्स्ट है संस्कृति का हस्तांतरण। शिक्षा का जो दूसरा प्रकट या प्रत्यक्ष कार्य है या भूमिका है वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाना। शिक्षा हमने देखा था औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, यानी परिवार, पड़ोस और मित्रों के द्वारा जो हम सीखते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम ट्रांसमिट करते हैं। आपके दादा परदादा ने दादा को सिखाई, दादा ने आपके माता पिता को सिखाई, आपके पिता ने आगे आपको ट्रांसफर की। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, फैमिली के, परिवार के, समाज के, वो शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। आपकी क्या कल्चर है, क्या आपके जो फेस्टिवल्स के तरीके हैं, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ बिहेवियर है, फेस्टिवल्स हैं, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें संस्कृति के माध्यम से ही शिक्षा के माध्यम से ही आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट होती है, जिसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। ये भी हमने पढ़ा था कि सामाजिक नियंत्रण का काम करती है शिक्षा। तो सामाजिक नियंत्रण भी प्रत्यक्ष है, शिक्षा के माध्यम से समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है, यानी आपको एक जैसी शिक्षा देकर या क्या सही है, क्या गलत, सही और गलत का अंतर बताना, क्या नियम अनुसार है, क्या लॉ के अनुसार है, क्या लॉ के अगेंस्ट है। तो कन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता सिखाना, डिवियंस को कंट्रोल करना, विचलन क्या है, समाज विरुद्ध व्यवहार क्या होता है उसको डिवियंस कहते हैं, और समाज के अनुरूप जो व्यवहार होता है उसे अनुरूपता या सोशल कन्फॉर्मिटी कहते हैं। तो जो आपके समाज के अनुरूप ये समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है, और जो समाज के विपरीत या समाज के विरुद्ध व्यवहार है, तो उन सबको ये कंट्रोल करता है ताकि समाज में नियंत्रण बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो शिक्षा के माध्यम से समाज में नियंत्रण स्थापित होता है, सही और गलत का अंतर बता के, सच झूठ, समाज द्वारा स्वीकृत और समाज द्वारा अस्वीकृत, कानून संगत और कानून के विरुद्ध, ये सारी चीजें शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तित्व का अंग बनती हैं और इस तरह से समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, रोजगार या कैरियर यानी प्लेसमेंट में भी मदद करती है शिक्षा का बेसिक उद्देश्य होता है कि आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, है ना, अच्छा रोजगार प्राप्त करें, अपने कैरियर को तय करें। तो आपका जो भविष्य है, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब शिक्षा से ही तय होती हैं। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है व्यक्ति को आर्थिक इकाई, इकोनॉमिक एंटिटी बनाने में, ताकि वो पढ़ लिख कर कौशल सीखे, योग्य उसमें जो भी कैपेबिलिटी है उसको विकसित कर सके और उचित रोजगार या करियर में जा सके। तभी वो एक आर्थिक एंटिटी बनता है, आर्थिक इकाई बनता है, रोजगार कमाएगा, पैसा कमाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और जीवन को आगे चलाएगा। तो शिक्षा जो है प्लेसमेंट का भी काम करती है, यानी रोजगार और कैरियर में भी मददगार होती है। नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक नवाचार, कल्चरल इनोवेशन। तो एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है कि वो संस्कृति के क्षेत्र में, यानी जो आपका जो शिक्षा है वो हमारे वैल्यूज को, मॉरल्स को, नैतिकता को, आपके जो प्रथाएं हैं, कस्टम हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, कन्वेंशंस हैं,
इन सब में भी कुछ नवीनता लाती है, परिवर्तन करती है, संशोधन करती है। जैसे जैसे आप शिक्षित होते गए, जो पुरानी रूढ़ियां थी, प्रथाएं थी, जिसको हम धीरे धीरे लगा कि ये रूढ़ियां जो है समाज को बैकवर्ड बना रही हैं, समाज को पिछड़ा कर रही हैं, या समाज में प्रगति और विकास को रोक रही हैं, उसके मार्ग में अवरुद्ध हो रही हैं, उसको अवरुद्ध कर रही हैं उसके मार्ग को, तो उनको बदल दिया गया या उनको उन पे रोक लगा दी गई, उनके विरुद्ध कानून बना दिया गया। सती प्रथा है, बाल विवाह है, बाल अपचार है ना, बाल श्रम है, ये सारी चीजें धीरे धीरे, विधवा विवाह को मान्यता दी गई। तो ये जो धीरे धीरे सारी चीजें हैं, जो प्रथाएं थी, कस्टम थी, जिनको आप कुरीतियां कहते हैं, जो अंधविश्वास या अशिक्षा के कारण समाज में व्याप्त थी, व्यापक रूप से व्याप्त थी, सभी समाजों का हिस्सा थी, और समाज इसके कारण तरक्की नहीं कर पा रहा था या एक रूढ़िवादिता के जाल में जकड़ा हुआ था। तो शिक्षा ने जो सबसे इंपॉर्टेंट एक काम किया है वो सांस्कृतिक नवाचार का, यानी नए तरह के मूल्य हैं, जो हैं मूल्य हैं, नैतिकता हैं, उनको नए सिरे से परिभाषित किया और व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया। तो आज बहुत सारी चीजें जो हैं वो धर्म और जो जादू है, अंधविश्वास है, उनसे बाहर आकर वैज्ञानिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारी बहुत सारी चीजें तर्क आधारित है, जो अनुकरण था, अंधविश्वास था, उससे बाहर निकल गई है। हर चीज के पीछे, हर चीज को, हर क्रिया को या ट्रेडिशन को, कस्टम को जब आप अपनाते हैं तो उसके पीछे तर्क करते हैं, उसको इनोवेटिव तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, उसमें परिमार्जन करते हैं। शिक्षा ने जैसे जैसे शिक्षा का लेवल आप देखिए समाज में बढ़ा, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता गया, लोग शिक्षित लोगों की संख्या समाज में बढ़ने लगी, वैसे वैसे समाज में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक सकारात्मक रूपांतरण आया, और समाज जो है तेजी से विकास और प्रगति करने लगा। अब समाज के कुछ लेटेंट फंक्शंस हैं जो अप्रत्यक्ष प्रकार हैं, है तो पॉजिटिव लेकिन अप्रत्यक्ष हैं, यानी हिडन है, छुपे हुए हैं। वो जिनको सोच के नहीं किया गया, वो वैसे ही अपने आप हो गए। जैसे सामाजिक नेटवर्क, शिक्षा से जो एक सोशल नेटवर्क होता है, संबंधों का जो एक जाल होता है, वो व्यापक होता है। तो सोशल नेटवर्क यानी सामाजिक जो जाल होता है, वो संबंधों के क्षेत्र में भी, जो संपर्क के क्षेत्र हैं, अंतःक्रिया के, इंटरैक्शंस के जो क्षेत्र हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। आप जब प्रारंभिक कक्षा में पढ़ते हैं, यानी प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा होते हैं, वहाँ पर आपका नेटवर्क बनता है। फिर आप सेकेंडरी में जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, प्रोफेशनल में जाते हैं, आपका प्लेसमेंट होता है, आप जॉब करते हैं। तो धीरे 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 ट्रेनिंग स्कूल्स में जाते हैं, स्किल सीखने आप जाते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स हैं और नई टेक्नोलॉजी को आप सीखते हैं। तो धीरे 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 एजुकेशन के कारण, चूंकि एजुकेशन के कारण आप उन सब चीज़ों का पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, उनमें सहभागिता करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो सोशल नेटवर्क होता है, वो संबंधों का जो जाल होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आपके कॉन्टैक्ट, आपके कम्युनिकेशन, ये सब बढ़ते चले जाते हैं। तो एक जो पॉजिटिव नेक्स्ट फंक्शन है, लेकिन ये लेटेंट होता है, छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट होता है समूह कार्य। व्यक्ति जो इंडिविजुअल वर्क करता था, वो शिक्षा के कारण वो एक ग्रुप वर्क करना सीखता है, या ग्रुप समूह कार्य उसके प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं, ग्रुप में स्कूल में हो चाहे जॉब में आप करते हैं, तो सामूहिक कार्य करते हैं, कलेक्टिविटी बढ़ती है, इसमें लीडरशिप के गुण डेवलप हो जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। धीरे धीरे जब आप ग्रुप में काम करते हैं, कलेक्टिव होकर काम करते हैं, तो कोई एक व्यक्ति जो इनिशिएटिव लेता है, जो उसको लीड करता है, उसको कंट्रोल करता है, सबको बांध के रखता है, सबको निर्देश देता है, तो वो लीडर, उसमें लीडरशिप के गुण डेवलप हो जाते हैं। फिर सभी साथियों में आपस में मिलकर काम करना है, तो कॉपरेशन यानी सहयोग की भावना डेवलप हो जाती है। किस तरह से सब एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, मिलकर करते हैं, हम की भावना उनमें विकसित होती है। तो धीरे धीरे जो शिक्षा है वो ग्रुप वर्क करना सिखाती है, यानी टीम वर्क करना सिखाती है, और इससे जो पॉजिटिव चीज़ें व्यक्ति का हिस्सा बनती है, लीडरशिप है, गुड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, कॉपरेशन की फीलिंग आती है, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। तो ये एक और अप्रत्यक्ष कार्य है जो शिक्षा करती है। नेक्स्ट, पीढ़ी अंतराल क्रिएट हो जाता है। जो जनरेशन गैप जिसको आप कहते हैं, दो पीढ़ियों के मध्य गैप होना, उसको पीढ़ी अंतराल कहते हैं। तो पीढ़ी अंतराल, दो पीढ़ी या दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य जो गैप होता है, आपके दादा और पिता की सोच में, पिता और आपकी सोच में जो विचारों में अंतर होता है, उसे हम पीढ़ी अंतराल कहते हैं। तो ऑब्वियसली दशकों का अंतर चूंकि होता है, एक लंबा समय का अंतर होता है, तो और जो टेक्नोलॉजी है वो तेजी से बदल रही है। पहले का जो पीढ़ी अंतराल था,
आपके दादा और पिताजी में वो शायद उतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आज की पीढ़ी में और आप पेरेंट्स में होता है। कारण क्या है? क्योंकि आज का युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। तो जो तकनीक है या टेक्नोलॉजी है वो तेजी से विस्तारित हो रही है। आपने देखा होगा कुछ ही महीनों में एक तरह का फोन आता है, फिर नया उसका मॉडल आ जाता है, एक प्रकार का लैपटॉप या कंप्यूटर आते हैं, थोड़े ही दिनों में या कुछ ही महीनों में उसका न्यू वर्जन आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो विज्ञान में नित नए नए प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके इनोवेटिव फीचर्स उत्पन्न करता है, और जो टेक्नोलॉजी है वो तेजी से बदल रही है और तेजी से विस्तारित भी हो रही है। तो उसकी वजह से सोच में अंतर आ जाता है। जो पुरानी पीढ़ी है वो उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उतना तकनीक का उपयोग नहीं करती है जितना कि नई जनरेशन करती है। और जो पुरानी पीढ़ी है उसने, अगर वो, आप उदाहरण के लिए आप अगर मोबाइल दें या कंप्यूटर, तो वो ऑन ऑफ कर लेते हैं या थोड़ा बहुत अपना काम करना सीख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उसके लिए फ्रेंडली नहीं है, उसके यूज टू नहीं है। उसका उपयोग करने में वो बहुत ज़्यादा ना तो खुशी महसूस करते हैं और ना बहुत ज़्यादा वो उसका उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। वो आज भी फेस टू फेस इंटरेक्शन या फेस टू फेस जो है बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसमें ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो सोच में, उसकी वजह से सोच में बहुत अंतर आया है। आज की पीढ़ी को हर कुछ टिप्स पे चाहिए, जैसे कंप्यूटर का एक क्लिक, माउस का एक क्लिक आप दबाते हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर हो जाती हैं। सारा तरह की इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप बनाते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो इवन मैरिजेस भी, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था वो भी आप ऑनलाइन क्रिएट करने लगे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, आपकी जॉब जो है, प्लेसमेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कहीं जाके काम करना है, आप घर बैठे अपने लैपटॉप को आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, उसके एक्सपांशन के कारण जो पीढ़ी अंतराल आया है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पीढ़ियों में गैप ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो उसकी वजह से वो भी शिक्षा के कारण है। जैसे मैंने कहा कि दो तरह की जनरेशन्स आई हैं अब, एक जिनको आप डिजिटल कहते हैं और एक नॉन डिजिटल जनरेशन है। जो डिजिटल डिवाइस हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती हैं, या कहिए ये कंप्यूटर एज में ही पैदा हुई हैं, है ना, इसलिए इनको वाई जनरेशन, जेड जनरेशन, इस तरह की जनरेशन करके भी संबोधित किया जाने लगा है। क्योंकि कंप्यूटर युग में पैदा हुई हैं तो इन्हें हर कुछ टेक्नोलॉजी पैदा होते ही इन्हें ये सब चीज़ें बिना सीखे ही, कई बार आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे सारी चीज़ें ऑपरेट कर लेते हैं, एक बार देखा और उसको ऑपरेट करना सीख जाते हैं। तो ये जो अंतराल है, पीढ़ी अंतराल दो पीढ़ियों के मध्य, ये अब ज़्यादा शिक्षा के वजह से ज़्यादा बढ़ गया है। ये पीढ़ी ज़्यादा जो कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, ज़्यादा डिजिटल है। तो एक डिजिटल डिवाइड जो है, हम पीढ़ी अंतराल को अगर डिजिटल डिवाइड कहें तो डिजिटल गैप भी बढ़ गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण, पॉलिटिकल एंड सोशल इंटीग्रेशन। तो एक अप्रत्यक्ष काम ये भी हुआ है कि जो राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण को भी शिक्षा उत्पन्न करती है। शिक्षा के कारण जो राजनीतिक विचारधाराएं, यानी जो सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज में हो, उनको भी जो है समझने में मदद करती है शिक्षा। आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं या आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो इस तरह के डिबेट्स होते हैं एजुकेशन लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर, स्कूल्स में, कॉलेज में, पब्लिक में। तो आप जब उसमें सहभागिता करते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपका जो राजनीतिक सोशलाइजेशन भी होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी होता है। यानी आप राजनीतिक विचारधाराओं को भी सुनते हैं, समझते हैं और उसके प्रति अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। तो चाहे या अनचाहे, क्योंकि स्कूल्स में भी आप देखते हैं कि छात्र यूनियन होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, स्कूल लेवल पर मॉनिटर्स होता है जो लीड करता है, कंट्रोल करता है, एक को मॉनिटर होता है। तो जो आपका कहना चाहिए, जो पॉलिटिकल आपका सोशलाइजेशन होता है, एक राजनीतिक समाजीकरण, लीडर करने के गुण, लीडरशिप करने के गुण हैं, लोगों को एक साथ लेकर चलने के गुण हैं, बोलने की जो कला है, वो सब चीज़ें स्कूल से शुरू हो जाती हैं। डिबेट के माध्यम से, कल्चरल सोशल करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से व्यक्ति का जो है एक पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट भी होने लगता है, सोशलाइजेशन होने लगता है। वो ये सारी चीज़ें भी जो है लेटेंट फंक्शंस में आती हैं, जो वो इनडायरेक्टली सीखता चला जाता है, जो डायरेक्ट पर्पस नहीं होता लेकिन व्यक्ति सीखता चला जाता है। फिर आप कॉलेज में आते हैं तो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव लड़ते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं। उन दोस्तों के लिए जो खड़े होते हैं उनके लिए आप वोटिंग करना, उनके लिए कन्विंसिंग करना, ये काम हम करते हैं। तो एक
मतलब पॉलिटिकल और सोशल इंटीग्रेशन जो होता है ये यहाँ शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है और भी बहुत सारे हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हमने मेन फंक्शंस की बात की कि जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है वो किस तरह से लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन यानी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भूमिकाओं की चर्चा करता है शिक्षा के। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रकार्यवादी जो दृष्टिकोण है वो शिक्षा को समाज की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी, लाभकारी संस्था के रूप में एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव की चर्चा करते हैं, जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है वो जो पहले वाला पर्सपेक्टिव था प्रकार्यवादी, उसकी बात से सहमत नहीं है। वो ये कहता है कि शिक्षा जो है वो सामाजिक असमानता को कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा जो सिस्टम है यानी एजुकेशन सिस्टम है वो क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर यानी वर्ग, लिंग, प्रजाति, जातीयता में मतभेदों से उत्पन्न सामाजिक असमानताओं को और भी मजबूती देता है। यानी आप कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है शिक्षा। तो उनका ये मानना है कि शिक्षा जो है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को पैदा करती है। और संघर्ष कब आता है? जब समाज में असमानता का दायरा बढ़ता है। जब समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती है तब समाज में संघर्ष होता है। तो संघर्षवादी सिद्धांत मानता है कि शिक्षा जो है समाज में समानता नहीं बल्कि असमानता को उत्पन्न करता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता है। नेक्स्ट देखिए कि जहां प्रकार्यवादी विचारक शिक्षा को एक लाभकारी भूमिका के रूप में देखते हैं कि ये उपयोगी है समाज के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, वहीं संघर्षवादी सिद्धांतकार कहते हैं कि शिक्षा से मतलब उनका यहाँ पब्लिक जो औपचारिक शिक्षा है उससे है कि वो जो है नकारात्मक रूप में देखते हैं। उनका ये कहना है कि जो शैक्षिक प्रणालियां है यानी एजुकेशन सिस्टम है वो समाज में यथास्थिति बनाए रखने के हामी होते हैं या उनका समर्थन करते हैं कि समाज में यथास्थिति बनी रहे और निम्न वर्ग या जाति के लोग हैं जो वो सिर्फ जो है वो अनुपालना करें, वो सिर्फ आज्ञाकारी बने रहें। तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उन पर अपना शासन स्थापित करने के लिए जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी या शासक वर्ग है वो शैक्षणिक प्रणालियों का या एजुकेशन सिस्टम का प्रयोग करता है, ऐसा संघर्षवादी मानते हैं। आगे देखिए, उनका ये मानना है कि वो तर्क देते हैं कि शिक्षा समाज में असमानता को तीव्र करती है। कैसे और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सभी लोग समान शिक्षा प्राप्त कर पाए ऐसा अनिवार्य नहीं है। नेचुरली जो स्कूल्स में आपने देखा कि स्कूल जैसे हमने कल पढ़ा था कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल, कोएड स्कूल, गर्ल्स बॉयज स्कूल, है ना, तो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, तो इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं उसमें सब अपने अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ही उसमें हिस्सा ले पाते हैं या एडमिशन ले पाते हैं, प्रवेश ले पाते हैं। तो अच्छी और उच्च शिक्षा चूंकि महंगी होती है तो महंगी होने के कारण केवल संपन्न और धनी वर्ग तक ही सीमित हो जाती है। परिणाम स्वरूप समाज में शिक्षा के आधार पर भी कुछ क्लासेस निर्मित हो जाती हैं, जैसे अशिक्षित जिसने कभी स्कूल देखा ही नहीं, औपचारिक शिक्षा ले ही नहीं पाया, अर्ध या अल्प शिक्षित जिसने प्रारंभिक शिक्षा की और उसके बाद ड्रॉप आउट हो गया, आर्थिक कमी या और बहुत सारे कारणों से निर्धनता है, बेरोजगारी है ना, स्वास्थ्य कमजोर की दृष्टि से या बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं कि वो अल्प शिक्षित या अर्ध शिक्षित रह जाता है, ड्रॉप आउट्स हो गए, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। फिर उसके बाद शिक्षित है यानी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, ये ग्रेजुएट या आपके पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षित यानी जिसने आगे जो प्रोफेशनल डिग्रीज ले लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा के आधार पर समानता नहीं है, सभी लोग समान रूप से शिक्षा नहीं ले पाते। कोई अशिक्षित है, कोई अर्ध या अल्प शिक्षित है, कोई शिक्षित है, कोई उनसे भी ज्यादा यानी हाईली एजुकेटेड है तो उच्च शिक्षित है। तो शिक्षा जो है, स्कूल जो है यानी पब्लिक एजुकेशन जो है वो औपचारिक शिक्षा समाज में शिक्षा के विभिन्न स्तरों को पैदा कर देती है, यानी लोगों के बीच में एक अलग प्रकार की असमानता उत्पन्न कर देती है, ऐसा संघर्षवादी मानते हैं। और यही असमानता जो है केवल धन और संपत्ति के आधार पर ही समाज में असमानता नहीं होती, बल्कि शिक्षा का स्तर भी लोगों में असमानता उत्पन्न करता है और ये भी समाज में बेरोजगारी या निर्धनता या जो सामाजिक समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, इन सबको उत्पन्न करने में योगदान करता है। ये सिद्धांत ये भी मानता है कि किसी भी समाज के विचार जो हैं वो शासक वर्ग के विचार होते हैं। आपको अगर ध्यान हो, जो संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं कार्ल मार्क्स
से इनकी थ्योरी जुड़ती है। और कार्ल मार्क्स कहते थे कि किसी भी समाज के जो विचार होते हैं वो शासक वर्ग के विचार होते हैं, है ना। सोसाइटी ऑफ आइडियाज ऑफ द सोसाइटी आर द रूलिंग क्लास। शासक वर्ग अपने विचारों का प्रसार करने के लिए मीडिया और संचार के अन्य साधनों के साथ साथ स्कूलों का भी उपयोग करते हैं, विद्यालयों का, कॉलेजेस का भी उपयोग करते हैं ताकि अपने पक्ष में समर्थन जुटा सके। आपने देखा होगा कि उनका ये मानना था, मार्क्सवादी और संघर्षवादी सिद्धांतकार ये मानते हैं कि किसी भी समाज के जो मेन आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज जिनसे वो समाज चलता है, डायरेक्शंस लेता है, वो किसके होते हैं? रूलिंग क्लास के, यानी जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है उस समाज पर। और वो मीडिया और संचार के साधनों का जिस तरह से अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करता है, उसी तरह वो स्कूलों का भी करता है। कैसे करता है? स्कूलों के जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से तैयार करता है कि उसकी विचारधारा बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बने। स्कूलों के पाठ्यक्रम, कॉलेज के पाठ्यक्रम, तो जो वो पाठ्यक्रम है, सिलेबस हैं, पुस्तकें हैं, वो इस तरह से डिजाइन की जाती हैं ताकि वो अपने वैल्यूज को उनके अंदर इनकलकेट कर सके शिक्षा के माध्यम से, और उन्हें वो पढ़ा सके ताकि जो वो चाहता है, जिन मूल्यों को वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना चाहता है, वो पढ़ें और भविष्य में वो उसके पक्ष में खड़े हो सकें। तो एक ये भी विचार जो है संघर्षवादी सिद्धांतकारों का मानना है, इसलिए भी वो स्कूली शिक्षा को इस दृष्टिकोण से देखते हैं। और आगे देखिए, इस दृष्टि से जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है वो क्या करता है? स्कूल प्रणाली को जनमत को प्रभावित करने या सामाजिक नियंत्रण करने के रूप में देखता है। वो कहते हैं कि अगर हम इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें, जो कि अभी हमने कहा कि मार्क्सवादी या संघर्षवादी विचारक मानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से वो लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए या भावी जनसंख्या को अपने पक्ष में और अपने नियंत्रण में करने के हिसाब से सिलेबस को डिजाइन करता है और वैसे ही विचार उनके बीच इनकलकेट करता है या प्रसारित करता है। सामाजिक नियंत्रण आमतौर पर सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण को व्यक्त करता है। सामाजिक नियंत्रण, अगर उसने वो सारे पक्ष, वो सारे वैल्यूज, वो सारी कल्चर आपको सिखा दी जो उसके फेवर में है, तो धीरे धीरे वो सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। शिक्षा के द्वारा जो है किसी भी समाज को, राज्य को, समूह को के नियमों को वो अपने अनुरूप कर लेता है और उसकी अनुपालना सरलता से वो करा लेता है। अगर वो सारे जो नियम हैं उसके वो अपने अनुरूप, अपने हितों को ध्यान में रखकर डिजाइन करता है, और चूंकि शिक्षा के माध्यम से उसने वो विचार, वो संस्कृति, वो मूल्य उनके अंदर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिए हैं, तो धीरे धीरे उनकी अनुपालना कराना आसान हो जाता है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिक जो हैं या समाज वैज्ञानिक जो हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इसे कहते हैं ये जो स्कूली शिक्षा है वो एक प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन है, यानी मतारोपण है। यानी वही चीज जो शासक वर्ग है या कैपिटलिस्ट क्लास है, वो अपने विचारों को, अपने मत को आरोपित कर देते हैं दूसरों को, शिक्षा के माध्यम से उनके मस्तिष्क में भर देते हैं, डाल देते हैं। तो ये एक तार्किक ढंग नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का, क्योंकि वो वही पढ़ता है, वही सोचता है, वही देखता है जो उसको वो जो शासक वर्ग सिखाना चाहता है, यानी मत आरोपण, उसके ऊपर अपने विचारों को उसके विचार बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस तरह से दो परिप्रेक्ष्य आपने देखे, एक प्रकार्यवादी और एक संघर्षवादी। प्रकार्यवादी मानते हैं कि शिक्षा जो है, जो स्कूली शिक्षा है, वो समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो उसे समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाते हैं, उसकी पॉजिटिव भूमिका है, वो उसका समाजीकरण करते हैं, उसको रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाएं उस परिप्रेक्ष्य में हमने जानी। और दूसरी तरफ इसके जस्ट उलट कहना चाहिए वो है संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, जो कहता है कि जो स्कूली शिक्षा है वो समाज में असमानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि सबको समान अवसर शिक्षा प्राप्त करने के नहीं मिलते, धन या संपत्ति या पैसों या आर्थिक स्थिति के कारण, जिसकी वजह से शिक्षित, अशिक्षित, अर्ध शिक्षित, हाईली एजुकेटेड, इस तरह से एक नया वर्ग जो है शिक्षा के आधार पर तैयार होता है। ठीक है, तो अभी हमने शिक्षा को दो दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया। इसके आगे हम और दो दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। नारीवादी दृष्टिकोण यानी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो सकती है, और दूसरा जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अभी तक जो हमने दो पर्सपेक्टिव समझे हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।